अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कशन करने लगे हैं उन क्वेश्चंस की जो कि हमने अटैम्प्ट किए हैं मॉडलिंग एंड सिमुलेशन के। सबसे पहले कुछ चीज़ें जो आपको बताई गई थी कि पेपर के दौरान आपने इनका ख्याल रखना है या पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। जैसे कि आपको बताया गया था कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन ना है इसको 3 दफ़ा पहले आपने एहतियाती तौर पर 3 दफ़ा रिपीट करना है, उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है। फिर उसका जो रिलेटेड जो भी मॉडल उसके ऊपर फिट होता है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है एंड सेकंड उसका सोल्यूशन, और फिर आगे लेकर चलना ताकि हमें पता चले कि हम कौन सा मॉडल उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने डायरेक्ट ही सोल्यूशन एंड सो ऑन जैसे रटा लगाया हुआ। तो एक चीज़ आपको आती है तो उसको लिखते हुए आपको क्या होता है, और उसकी गलती ये हुई है कि ज़्यादातर कुछ बच्चों का सोल्यूशन में अगेन प्रॉब्लम आई। डायरेक्ट जब भी सोल्यूशन आप लिखते हैं उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, और जैसा कि हुई है जिससे क्या हुआ कि आगे जब आपका सोल्यूशन ही गलत है तो आगे आप जितने मर्जी उसके ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो तो सारे का सारा गलती होगा। तो चाहे उसके ऊपर आगे 6 सफ़े भरें या 2 सफ़े भरें वो सारे का सारा सिफर ही होता है। तो ये बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत मॉडलिंग एंड सिमुलेशन में हमेशा स्टार्टिंग का ध्यान रखना होता है। सेम गोज़ फॉर न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसमें भी यही होता है कि अपने आपने पहले मेथड पे फोकस करना है, कैलकुलेशन ये तो चलती जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको बताई गई थी लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। वन बाय वन मैं तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा और फिर उसमें जो कॉमन मिस्टेक्स आई हैं वो आपको बताता जाऊँगा। तो फर्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ज़्यादातर बच्चों ने सबसे पहले यूज़ किया। तो इट इज़ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल, ये तो हम सबसे हमारा स्टार्टिंग मॉडल था और सारों को उसका पता है कि व्हाट इज़ अ रेडियोएक्टिव मॉडल। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा इसके मीनिंग में शायद आपको समझने में मसला आया कि आफ्टर 5 years इट इज़ डिटर्मिन्ड दैट 0.459% ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ एक्स हैज़ बीन डिसइंटीग्रेटेड। अब डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? वैनिश हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो जब इसकी कंडीशन बननी थी, चलो सबसे पहले मैं इसका आपको मॉडल बता देता हूँ विच इज़ डेरिवेटिव ऑफ ए। क्योंकि ए हमने रेडियोएक्टिव मॉडल पढ़ा हुआ है, आप कोई भी वेरिएबल इधर यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसका बताना ज़रूरी था। कुछ लोगों ने इधर एक्स की मुनासबत से लिखा था, इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए रेडियोएक्टिविटी के इज़ माइनस के ए ऑफ टी। कुछ लोगों ने इधर माइनस नहीं लगाया, फाइन, कोई मसला नहीं, दोनों लिहाज से मॉडल ठीक है, लेकिन नेगेटिव शो करता है कि ये डिके प्रोसेस है। लेकिन अगर आपने किसी और बुक से पढ़ा हुआ है और यहाँ पर पॉजिटिव ही लगाया हुआ है, कोई मसला नहीं, के की वैल्यू ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक एडजस्ट हो गई थी, आपका आंसर ठीक आना था। लेकिन अगर आपने ये कंडीशन ठीक लिखी है, अब डिसइंटीग्रेट का मतलब है वैनिश हो जाना। जब वैनिश हो गया है तो जो कंडीशन थी ए टी इज इक्वल टू 5, इधर आपका 0.459% नहीं आना था, इट वॉज 100 माइनस 0.459% ऑफ ए नॉट, वट एवर द ए नॉट वैल्यू इज। ज़्यादातर बच्चों ने से 0.459 ही लिखा हुआ है या उसको परसेंटेज से सॉल्व कर दिया, साथ ए नॉट नहीं लगाया। चंद ही बच्चों ने से 100 में से माइनस करके सही तरह लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि जो इक्वेशन है, जो इसका सोल्यूशन था, विच इज़ ए ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी एंड हेयर इट इज़ ए नॉट। ये हमेशा जो करंट मटेरियल बाकी बचा होता है, जो प्रेजेंट होता है, उसके बारे में बताता है। तो जब हम इधर कंडीशन लिखेंगे तो हमने वैनिश का नहीं बताना, जितना बाकी बचा हुआ है जो प्रेजेंट है उसका बताना है। तो कुछ लोग इसको भी भूल गए, उसके लिहाज से कंडीशन पे गलत होगी। अब आगे हमें फाइंड आउट क्या करना था? फाइंड द हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ के लिए सिंबल यूज़ होता है एच। कुछ लोगों ने अपना कैपिटल टी भी लिखा हुआ है, फाइन, लेकिन ज़्यादातर ने इसको वैसे ही सिंपल टी लिख के चला दिया। मैंने अभी तो इसके कोई नहीं नंबर काटे, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे ये भी एक प्रॉपर मिस्टेक है कि अगर एक स्पेशल वेरिएबल मौजूद है और आप अपनी मर्ज़ी से जनरल टी लिख रहे हैं और उसके आगे एक्सप्लेन भी नहीं करेगा व्हाट इज़ टी, तो ये वाली काम ख़राब है। आपने हाफ लाइफ फाइंड आउट करना है। आल्सो डिटरमिन दैट इन हाउ मेनी ईयर्स एक्स विल बिकम 0 इन द डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस इफ द इनिशियल अमाउंट वाज 250 का। तो ये क्या हो गया? ए नॉट।
ओके, तो दो पार्ट हैं, एक हमने हाफ लाइफ फाइंड आउट करना है और एक कि जो एक्स है वो कब ख़त्म होगा। तो पहले हाफ लाइफ पे चलते हैं। तो हाफ लाइफ के लिए इसकी जो कंडीशन बनती है दैट इज ए टी इज इक्वल टू एच विच इज़ 1/2 ए नॉट। कुछ बच्चों ने जो गलतियां की हुई हैं वो है उन्होंने लिखा हुआ है जी ए टी इज इक्वल टू 1/2। और भाई टाइम हाफ नहीं हुआ, हमने वो टाइम फाइंड आउट करना है जब इनिशियल अमाउंट हाफ हो जाती है। कुछ का इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है, फाइन आपकी मर्जी, आपने से डायरेक्ट फार्मूला से फाइंड आउट किया या इसको टाइम में पुट करके। बहुत केसेस में हमें के की वैल्यू चाहिए। ज़्यादातर बच्चों ने जो के की वैल्यू में भी प्रॉब्लम की है वो दैट वाज दिस कि मैंने आपको कहा था कि आपने कभी भी जो लॉग वगैरह हैं उनको सॉल्व नहीं करना, क्योंकि आप सिर्फ चंद 4 या 5 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू लेते हैं तो उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, उसका राउंड ऑफ एरर आ जाता है। तो जब हम लॉग में वैल्यू रखते हैं तो उससे हमारा फ़ायदा होता है, हमारा आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आता है। लेकिन स्टिल उन इंस्ट्रक्शंस को ज़्यादातर लोगों ने नहीं फॉलो किया। लेकिन फाइन जिनके आंसर्स क्लोज टू है या जिनका प्रोसेस ठीक था मैंने उनको इग्नोर कर दिया, क्योंकि हम इधर मॉडलिंग को देख रहे हैं। लेकिन फाइनल्स में या आगे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपको गलतियों का बता दिया गया है और अगली दफ़ा इन चीज़ों को फिर माफ़ नहीं किया जाएगा। ओके, हाफ लाइफ तो ज़्यादातर बच्चों ने ठीक फाइंड आउट कर ली। कुछ का इधर प्रॉब्लम था, लेकिन हाफ लाइफ का प्रोसीजर अगर ठीक लिखा हो तो उनको उसके लिहाज से मार्क्स मिल गए, लेकिन इस गलती के नंबर कटेंगे। अब सेकंड चीज़ है कि हमने फाइंड आउट करना है कि कब जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना कि इट विल बिकम ज़ीरो। तो एक जनरल एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि भाई हमें सबको पता है कि रेडियो एक्टिव मटीरियल कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये ऐसा ही है जैसे आप एक पेज को हाफ कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करो तो क्या ये पेज ख़त्म हो जाएगा? नहीं, हमेशा एक हाफ तो बचा रहेगा ना। तो इसका सिंपल आंसर ये था कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स इट। आप लोगों ने इसके ऊपर टेम्परेचर वाली स्ट्रैटेजी लगा दी कि टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना है, तो अगर हमने क्लोज टू फाइंड आउट करना हो तो 1 कम करके निकाल। ये वाला प्रोसेस यहाँ पर नहीं है। जिन लोगों ने इसे यूज़ भी किया हुआ है उन्होंने लिखा हो जी 700 सालों में 10,000 सालों में ख़त्म हो जाएगा, तो भाई ये ख़त्म होता ही नहीं है। कुछ ने लिखा लगा टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब टाइम इन्फिनिटी नहीं आता, क्योंकि जब आपने उसको इक्वेशन में पुट किया था तो लॉग ऑफ जो ज़ीरो होता है वो तो अनडिफाइंड होता है, वो इन्फिनिटी नहीं होता। तो इस लेसन की कैलकुलेशंस भी गलत थी। तो आपने सिंपल इसका आंसर ये लिखना था कि ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं। रेडियो एक्टिव मटीरियल हमेशा प्रेजेंट रहता है और ये हमेशा मौजूद रहेगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। छोटा हो सकता है लेकिन कम से कम हो सकता है, लेकिन वैनिश नहीं होगा। तो ये जो लास्ट वन है इसमें ज़्यादातर की प्रॉब्लम आई है, किसी एक बच्चे ने भी इसका सही आंसर नहीं लिखा, सब ने कैलकुलेशंस की हैं, चूँकि हमें कैलकुलेशंस बहुत पसंद है, और अपना टाइम ज़ाया किया। ओके, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। और हमेशा याद रखें कि जो आपका सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है उसे जो आपको 100% यकीन हो कि ये ठीक है, हमेशा अटैम्प्ट में सबसे पहले उसे अटैम्प्ट करते हैं। जिन बच्चों ने इधर ये गलतियाँ की हैं उनका ये 100% ठीक नहीं था। ओके, जो सेकंड क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों ने अटैम्प्ट किया इट वाज क्वेश्चन नंबर 4, और अगेन इसमें भी सबसे ज़्यादा मिस्टेक हुई आइडेंटिफाई करते हुए टीएम को। तो चलते हैं। अ थर्मामीटर रीडिंग 70% फ़ारेनहाइट इज़ प्लेस्ड इन अवन, यानी कि एक थर्मामीटर है जिसका टेम्परेचर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसे प्लेस किया गया है प्री हीटेड ओवन में, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, लेकिन उसका टेम्परेचर हमें पता नहीं है। तो ओवन इज द सराउंडिंग, थर्मामीटर इज द बॉडी। तो ये जो इनिशियल टेम्परेचर है ये T0 था, नॉट TM। TM तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, पता नहीं आगे गिवन है या नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने इसको 70 TM लिया हुआ, जिसकी वजह सारे का सारा प्रोसीजर खराब हो गया। अब आगे, थ्रू ए ग्लास विंडो इन एन ओवन डोर एन ऑब्जर्वर रिकॉर्ड दैट द थर्मामीटर रीड्स 110 फ़ारेनहाइट। उसको हम लिख लेंगे 1/2 टाइम था तो 110 फ़ारेनहाइट था। जब 1 मिनट गुजर गया दैट वाज 145 फ़ारेनहाइट। ये मीन हमें 2 कंडीशंस गिवन है। अब फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच टाइम वी विल नीड इट फॉर द थर्मामीटर टू रीच द 250 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो लेट्स से T इज द टाइम, तो वो हमने फाइंड आउट करना है कि
T is equal to T1 which is 250. दिस वन, तो हमने ये T1 फाइंड आउट करना है। तो इसका भी अगेन यही था, कुछ बच्चों ने डायरेक्ट फार्मूला लिखा सोल्यूशन का, हालांकि आपको बताया गया था कि आप इसका मॉडल लिखें, दैट वाज के टी माइनस टी एम। देन आप इसका सोल्यूशन लिखें कि टी ऑफ टी इज इक्वल टू टी एम प्लस सी ई की पावर के टी। कुछ ने सी की वैल्यू को डायरेक्ट लिख दिया था विच वाज टी नॉट माइनस टी एम। फाइन, आप इसको लेकर चल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट मिस्टेक क्या हुई, इसकी सिलेक्शन। एंड आफ्टर दैट आप एक और बात भी इसे फाइंड आउट कर सकते थे कि भाई दो कंडीशंस क्यों गिवन है। अगर टी एम भी गिवन है तो हमें तो के निकालने के लिए यूजुअली एक कंडीशन की ज़रूरत होती है, दो कंडीशन की नहीं। तो अगर दो कंडीशन दी गई हैं तो इसका मतलब है कि टी एम नहीं, हमें टी नॉट गिवन है। अब बोलते हैं कि टी एम की गलती लगनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन आई डोंट नो क्यों आप लोगों ने ये मिस्टेक की। कुछ बच्चों ने इधर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लिखी, कुछ ने इसका सोल्यूशन लिखा, प्रोसेस भी लिखा है, कुछ ने डायरेक्ट साथ इसका सोल्यूशन लिख दिया। फाइन, दोनों में से एक ही बात है, उस तरह ये कि उनकी गलती नहीं हुई। कुछ लोगों ने इधर टी नॉट लिख दिया, कुछ लोगों ने मॉडल ही गलत लिखा है कि सिंपल जो टी एफ टी है इट इज़ ई की पावर के टी सी, वो टी एम को खा ही गए हैं। अब ये सारे का सारा सोल्यूशन ही गलत है और फॉर्मुलेशन भी सारी की सारी गलत है, तो ये सारा काम खराब हुआ है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी था इसका सोल्यूशन ये निकला, आपने इन दोनों कंडीशंस को पुट करना था, दिस वन एंड हाफ वन को, उन दोनों को सिंपलीफाई करके आपने टी एम फाइंड आउट करना था, और देन आप सीधा डायरेक्ट के की वैल्यू निकाल सकते थे। के की वैल्यू निकल आई तो आप जो टी वन की वैल्यू है वो पुट करके ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दो बच्चों ने इसे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से किया, जिसके अंदर उन्होंने सी को वैसे ही रहने दिया और फिर डायरेक्टली सी की वैल्यू निकाली एंड के। फाइन, उनका मेथड भी ठीक था, उनका सोल्यूशन आंसर भी ठीक आया, तो मैंने उसको भी सही कर दिया। तो इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि जब भी क्वेश्चन गिवन हो 3-4 दफ़ा उसे आराम से पढ़ लें, फिर समझें, और फिर उसके बाद आगे अपनी जो कैलकुलेशन है स्टार्ट करें। ज़्यादातर आप लोगों को शौक था, जो मुझे नज़र आया, कि बस सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन। सोल्यूशन में भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन अगर मेथडोलॉजी ठीक हो तो फिर भी चलो कुछ सोल्यूशन में गलती है तो उसे इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन अगर मेथड ही गलत है, आपका सोल्यूशन ही गलत है, तो फिर आगे कैलकुलेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई एज नहीं मिलता है। जिन लोगों ने इस तरह किया है उनमें भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का हल्का फुल्का पॉइंट का या 1-2 नंबर का, जैसा जल्दी भी बंदा प्लस की जगह माइनस लगा लेता है, इस तरह की छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन उनको इग्नोर किया जा सकता है। तो इसलिए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना था, जो कि नहीं रखा गया, और ज़्यादातर बंदों के 6 में से 6 मार्क्स नहीं आए। ओके, नेक्स्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट वन, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। ये आप लोगों ने अटैम्प्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो था कि वाई वन नीड मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों में लिखने वाला था, जो इसमें आप लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सिलेक्ट करते हैं। अब जितना ये सिंपल क्वेश्चन नज़र आ रहा है ये इतना है नहीं, इसलिए इसको भी आपने पहले गौर से पढ़ना था, और इसके हर स्टेप के 3-3 नंबर्स थे, ए के, बी के एंड सी के। तो अगेन सपोज दैट अ लार्ज मिक्सिंग टैंक होल्ड्स अ 300 गैलन ऑफ ब्राइन। तो मतलब टैंक के अंदर जो वॉल्यूम है ब्राइन का इट इज 300। फ्रेश वाटर इज एडेड इनटू द टैंक एट द रेट ऑफ 5 गैलन पर मिनट। तो फ्रेश वाटर है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई कंसंट्रेशन नहीं है सॉल्ट की, तो दैट मीन जो सी इन है इट इज़ 0, और जो टैंक का फ्लो रेट है एफ इन इट इज़ 5 गैलन पर मिनट। दिस इज़ 5। ये जो वॉल्यूम है इट इज़ एक्चुअल वी नॉट, इनिशियली जो है एट द स्टार्ट वो हमारे पास 300 है। आगे क्या लिखा है, वेल स्टेड सोल्यूशन इन द टैंक इज पम्प्ड आउट एट द रेट ऑफ 3 गैलन पर मिनट। तो जो फ्लो आउट है इट इज़ 3 गैलन। तो मतलब इनपुट और आउटपुट का फ़र्क है विच इज़ 5 - 3 2। तो हर मिनट के साथ टैंक के अंदर 2 गैलन का इजाफा होगा।
इफ़ द टैंक टोटल कैपेसिटी, तो ये वी मैक्स है, जो मर्जी आप लिख लें, वी टोटल लिख लेते हैं, तो दिस इज़ 400 गैलन, टोटल कैपेसिटी भी हमें पता चल गई है। एंड कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट वाज 0.2 LB गैलन इनिशियली इन द टैंक। तो मतलब ये जो 300 गैलन ब्राइन था उसके अंदर जो सॉल्ट की कंसनट्रेशन थी इट वाज 0.2। फ्रेश वाटर में तो नहीं कंसनट्रेशन होगी ना, फ्रेश वाटर में तो नमक मिला ही नहीं होता, ये तो ताज़ा पानी है विदाउट एनी ब्राइन। तो ज़्यादातर बंदों ने क्या किया है, 0.2 को सीन समझ लिया। हालांकि यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा क्या किया गया है, बजाय कि आपको ए नॉट डायरेक्टली गिवन होता, आपको उसकी कंसनट्रेशन लिखी गई थी। तो सिंपल आपने लिखना था फॉर्मूला, कंसनट्रेशन इन द टैंक मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वॉल्यूम, दैट वाज 0.2 मल्टीप्लाई बाय 300 गैलन। तो इधर से आपके पास आ जाए ना 60 LB। तो थोड़ा सा जब ये जुमला आपको पहली दफ़ा नहीं समझ आया तो इसको दोबारा पढ़ो कि सीन कभी भी 0.2 नहीं हो सकता क्योंकि फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब इसका मीनिंग कुछ और होगा। आउटपुट में तो कंसनट्रेशन हमने फाइंड आउट करनी होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट, तो वो भी नहीं हो सकता। अब मज़ीद क्या हो सकता है, हमें ए नॉट नहीं गिवन तो इसका कनेक्शन ए नॉट के साथ ही होगा। तो थोड़ा सा बंदा अगर लॉजिक को यूज़ कर ले तो आई थिंक वो इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकता था, लेकिन हमने नहीं किया। ओके जी, अब आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द ए पार्ट? तो ए पार्ट इज फाइंड द फॉर्मूला दैट डिटरमिन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड एनी टाइम टी। अब इसका मीनिंग क्या है कि आपने पहले इसके ऊपर, चलो मैं इसको इधर लिख देता हूँ कि आपने सबसे पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी थी, रेट इन माइनस रेट आउट विच वाज 0 माइनस 3a of t divided by what is the initial volume plus input rate minus output rate multiplied by time, which is इस सारे को अगर आप सॉल्व करें 300 प्लस 2t, क्योंकि हर मिनट 2 गैलन का इजाफा हो रहा है। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ए पार्ट में हमसे पूछा गया है फाइंड द फार्मूला दैट डिटरमिन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट नॉट द रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉल्ट। तो आपने इधर ए ऑफ टी फाइंड आउट करना था। जब तक आपने ए ऑफ टी फाइंड आउट नहीं किया, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, हमारा ए पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ बच्चों ने इसे ट्राई किया लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने उसे बी पार्ट में शामिल कर दिया। ओके फाइन। यहाँ पर कुछ बच्चों ने चूँकि 0.2 कंसनट्रेशन ली थी, फार्मूला गलत। कुछ लोगों ने इधर वॉल्यूम जो है वो 400 लिखा हुआ था। अब इधर 400 वॉल्यूम की तो तुक ही नहीं बनती, अभी तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, हमारा इनिशियल वॉल्यूम में 300 ही है। 400 तब होगा जब वो टैंक फुल हो जाएगा। तो इधर भी फार्मूला उन्होंने गलत कर दिया। जब फार्मूला ही गलत है तो आगे जो मर्जी करते रहो, सोल्यूशन निकालते हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी ने वॉल्यूम सही लिखा हुआ है, इधर कंसनट्रेशन लिखी है, उसे वॉल्यूम के मार्क्स मिले हैं 7। अगर किसी ने कंसनट्रेशन गलत लिखी, सही लिखी हुई है, इधर वॉल्यूम गलत लिखा हुआ, तो उन्हें कंसनट्रेशन का कुछ ना कुछ एज मिल गया। लेकिन जिन्होंने ये दोनों चीज़ें गलत लिखी हैं उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन ही गलत है। ओके, बी पार्ट, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पाउंड्स ऑफ सॉल्ट इन द टैंक व्हेन इट ओवरफ्लोज। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है टाइम कि कब वो टैंक ओवरफ्लो होता है, और फिर उसके बाद हम वो वाला टाइम उसके अंदर पुट कर सकते। लेट टी स्टार्ट विद द टाइम। अब इस टाइम को निकालने के लिए सिंपल है कि वी टोटल इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जो भी इधर फार्मूला था 2t। तो इधर से आप 400 300 प्लस 2t फाइंड आउट कर सकते थे। वो टाइम जो कि बनता है 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स में टैंक ने 2 गैलन बढ़ता बढ़ता वो 100 गैलन पूरा उसने कर देना जो डिफरेंस था, और उसके बाद उसने ओवरफ्लो हो जाना। तो जब ये टाइम निकल आया है तो आपने ये वाला टाइम इस ए ऑफ टी में पुट करके अमाउंट फाइंड आउट कर लेनी थी। इट इज़ सिंपल। तो कुछ बच्चों ने टाइम फाइंड आउट किया हुआ है लेकिन चूँकि उनका फार्मूला गलत था वो अगेन गलती हुई। कुछ ने इससे टाइम भी निकाला और फार्मूला भी सही लिखा हुआ था, उनका सही करेक्ट किया ना गया। कुछ लोगों ने टाइम नहीं निकाला, अपनी मर्ज़ी से कोई टाइम तुक्का लगा के पुट कर दिया या किसी और मेथड से फाइंड आउट कर रहे थे जो कि सही नहीं था। अब चलते हैं सी की तरफ। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एट टी इज इक्वल टू 80। 50 मिनट में तो फुल हो गया है,
तो जब टैंक फुल हो जाएगा तो उसके अंदर अब वॉल्यूम जो है वो चेंज हो गया। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ कि जब 50 मिनट गुजर गए तो अब जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कि दैट विल बी, अगेन कंसंट्रेशन तो आ नहीं रही, 3AF/400, क्योंकि टैंक तो अब फुल हो गया है, इसके अंदर जो भी पानी आ रहा है वो तो सारा बाहर ही जाएगा। तो इसके अंदर हमेशा 400 फिक्स रहेगा जितना मर्जी टाइम गुजारो, लेकिन ये इक्वेशन ये रहेगी। तो आपने इस इक्वेशन का दोबारा फाइंड आउट करना था, पहले सोल्यूशन AF/T, और फिर इसके अंदर टाइम पुट करना था 30। रीज़न, पहले 50 मिनट गुजर गए, तो नेक्स्ट अगर आपको 80 चाहिए तो 50 में 30 ऐड करेंगे तो 80 होगा। और इसके अंदर जो साथ इनिशियल कंडीशन थी A0, इस क्वेश्चन के लिहाज से इट वाज दिस वन, जो A*50 आपने निकाला है पहले, कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट एट द टाइम ऑफ ओवरफ्लो विच वाज अराउंड लाइक 38 समथिंग। तो पिछले बी पार्ट से हमने जस्ट उसकी इनिशियल कंडीशन ली है, इधर आपने उसको सोल्यूशन निकालना था नए सिरे से और उसके अंदर 30 पुट करना था, और ये किसी बच्चे ने भी नहीं किया। ज़्यादातर बच्चों ने इसको इधर तक आई नहीं, वो इधर भी कोई 2T या 3T फुल करते रहे। तो सी पार्ट तो ऑलमोस्ट सबका ही गलत है, ए और बी पार्ट में बच्चों ने ठीक किया, उनको उनके मार्क्स मिले हैं, लेकिन इसने यहाँ पर गैलन जो है ऐड हो रहे हैं उसकी जगह उसने माइनस लिखा हुआ है जल्दियों में, 300 - 2T, 300 - 4T, पता नहीं क्या क्या फार्मूले अपने बनाए हुए हैं। ये किसी ने डायरेक्ट शुरू ही 400 से किया। अब ये फार्मूलेशन की मिस्टेक है, वो भी स्टार्ट में, तो फिर ये गलत होगी, क्योंकि बहुत बड़ी गलती है, जैसे पता ही नहीं है कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या है इसके अंदर, जो कि बेसिक सी चीज़ है। और जो भी मॉडल कोई पढ़ता है तो सबसे पहले उसे समझ आ जाती है कि फ्लो इन रेट और फ्लो आउट रेट में अगर फ़र्क हो तो व्हाट विल बी द अफेक्ट। तो सारे का सारा सवाल इसका गलत हो जाएगा। तो जिन लोगों ने इसको निकाला उसको भी इसका एज मिला हुआ, जिन्होंने इधर इसको सिर्फ 400 के साथ लिखा है, बेसिक सोल्यूशन नहीं निकला, उनको उसका एज मिला हुआ है। जिन्होंने इधर कोई T30 पुट कर दिया उसको उसके पूरे मार्क्स मिले हैं। दोबारा इट वाज अ लिटिल बिट टेक्निकल क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों ने तो क्वेश्चन नंबर 2 जो रेडियो एक्टिव मॉडल है उसमें भी गलती की है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सिंपल वन था उसमें भी गलती की है, 3 वाज अ लिटिल टेक्निकल जो कि सिर्फ सी पार्ट था मेरी तरफ से, लेकिन उसको भी पता नहीं आप लोगों ने क्या किया। तो एनीवे इट्स अप टू यू कि आप लोगों ने क्वेश्चंस को कैसे करना है। मैं अभी भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने कैलकुलेशन से ज़्यादा इस पर इसके मॉडलिंग या मैथमेटिकल अप्रोच पे चलें, इसके कॉन्सेप्ट्स पे चलें, आपको इसका फ़ायदा होगा बनिस्बत के हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। चूँकि एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब कंसंट्रेशन ही नहीं थी, इट वाज 0, तो इसको सॉल्व करना जो सेपरेबल इक्वेशन से सॉल्व किया जा सकता, जो कि एक सिंपल अप्रोच है, ईजी अप्रोच। लेकिन जब आपने यहाँ पर अपनी बेवकूफ़ी की वजह से 0.2 लिख के सॉल्व किया, अब वो से आपने इंटीग्रेशन फैक्टर से सॉल्व करना पड़ना था, वो सेपरेबल से नहीं होता, तो आपने अपना काम खुद ही बढ़ाया। ओके जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि ज़्यादातर बच्चों ने लास्ट में किया कि व्हाई वी नीड मैथमेटिकल मॉडलिंग, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। और सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसी में की हैं। हालांकि एक जनरल क्वेश्चन था, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन टू द पॉइंट लिखना था। सबसे पहले व्हाई वी नीड मैथमेटिकल मॉडलिंग, तो जस्ट हमने लिखना क्या है, सिर्फ नीड, ज़रूरत क्या है हमें मॉडल बनाने की। आप लोगों ने क्या किया, मॉडलिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है और मॉडल की एग्जांपल्स क्या हैं, हम पॉपुलेशन मॉडल और जितने आपने मॉडल पढ़े हैं सारे के सारे वो आपने एग्जांपल्स में लिखते हैं। जब पूछा गया कि भाई नीड क्या है, वो किसी ने नहीं लिखा। चंद बच्चों ने से अपने लफ्ज़ों में लिखा है कि हमें वाकई ज़रूरत क्या थी, कि इससे हमारा टाइम बचता है, पैसे बचते हैं, रिसोर्सेज बचता है, प्लस हम एक बच्चे ने बड़ी अच्छी एग्जांपल लिखी थी कि अगर हमें कोई घर बनाना है, उसका 4th फ्लोर बनाना है, जो कि मुझे याद है, तो अगर हम उसे डायरेक्ट बनाना कर देंगे तो उसके अंदर जो मिस्टेक्स होंगी उसको हम दोबारा से सही नहीं कर सकते, उसके लिए फिर हमें चीज़ें तोड़नी पड़ेंगी। लेकिन ये अगर आपने प्रॉपर उसका मैप वगैरह बना के किया हो तो मैप में चेंजेस हो सकती हैं, फिज़िकल मॉडल में नहीं, एंड सो ऑन। अब ये सिंपल सी लॉजिक थी जो उसके मॉडल जहन में थी, उसने लिख दिया, तो एक से नीड का तो पता चल गया ना कि हमें मॉडल का फ़ायदा क्या है। तो बहरहाल
जिन लोगों की जो टूटी फूटी इंग्लिश है हमारी, उससे मुझे ये समझ आई कि एक्चुअली नीड का मीनिंग क्या आ रहा है, तो उसका करेक्शन कर दी मैंने। जिन्होंने अपनी तरफ से बस मैथमेटिकल मॉडलिंग ही 10 दफ़ा लिख दिया था जुमले के अंदर कि हमें वो जुठे नाप के जो इस तरह वाला मेथड है उससे नंबर मिलेंगे, तो वो उनका क्रॉस किया गया। अब नेक्स्ट है व्हाट आर द मैथमेटिकल मॉडलिंग प्रोसेस, जो उसके स्टेप्स हैं। तो ये 4 स्टेप्स हमने पढ़े हुए थे कि दैट वाज सबसे पहले अजम्पशंस एंड हाइपोथेसिस, एंड देन उसके बाद हम फॉर्मुलेशन करते हैं, मीन डिफरेंशियल इक्वेशंस निकालते हैं। थर्ड स्टेप इज द सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, एंड द लास्ट इज द वेरिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये तो बुक के ऊपर 4 स्टेप्स लिखे हुए थे, लेकिन जिन लोगों ने अपनी ज़ुबान में भी कुछ अपनी तरफ से इस तरह का ही लिखने की कोशिश की है विद अनदर वर्डिंग, उनका भी मैंने करेक्ट कर दिया। लेकिन बात ये थी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना था। मतलब कोई एक एग्जांपल आप ले लें, उसके हर प्रोसेस के साथ लिखें कि ये अभी हमारा फर्स्ट फेज़ चल रहा है, दिस इज़ द सेकंड फेज़, या ये फॉर्मुलेशन चल रही है, अब हम अब हम सोल्यूशन निकालने लगे हैं और हमने सोल्यूशन की वैलिडेशन की है। ये किसी ने भी नहीं लिखा सवाए चांद देख के। ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, मॉडलिंग की समझ नहीं आ रही, जो एक एग्जांपल थी वो वॉल्यूम वाली वो लिख दी। अब वॉल्यूम वाली एग्जांपल लिख दिया, लेकिन उसके आगे बताओ तो सही कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, 4 क्या है, या जो आप लिख रहे हो स्टेप्स, किसी ने उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस की। तो ये जो अपने कैलकुलेशंस वाला शौक है, काइंडली इसको थोड़ा सा कम करें और जो पूछा गया उसके मुताबिक लिखा करें। किसी ने नहीं कहा हुआ था कि इतनी लंबी वॉल्यूम वाले एग्जाम्पल को ही जो रटा मारा उसको सॉल्व करना है। ये नीचे इतने पॉपुलेशन मॉडल जो भी हैं, आप सारे मॉडल को लिख लो, लेकिन साथ बताओ कि यहाँ पर हम अभी एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ पर हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हमने निकाला है और इसको हम इस तरह चेक कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने बस वॉल्यूम 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 ऑफ ए बाउल या वॉल्यूम ऑफ ए, जो एक एग्जांपल हमने क्लास में की थी वही सारी की सारी लिखी है, और जो स्टेप्स हैं वो भी नहीं इसके अंदर बताया। तो मैंने तो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी थी स्टेप्स की, तो जिन्होंने उसका लिखा हुआ है उनको उसके मुताबिक के मार्क्स लिखे हैं, जिन्होंने इसका सही लिखा है विद प्लस नीड, चाहे वो एक ही सफ़े में पूरा कर दिया, इट्स फाइन। मैंने आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशंस का कभी नहीं कहा था। एग्जांपल से मुराद होता है जनरल एग्जांपल, जैसे एक मॉडल की होगी, आप उसके अंदर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लिख लो, आप उसके अंदर पॉपुलेशन लिख लो, लेकिन साथ एक्सप्लेनेशन करनी है, वो थोड़ा बहुत 1-2 लाइनें आपने अपने लफ्ज़ों में हल्की फुल्की लिखनी थी, या चलो हेडिंग ही दे देनी थी। तो सबसे ज़्यादा नंबर आपके इस क्वेश्चन में कट हैं, किसी के भी अच्छे नंबर नहीं आए, सवाए चंद एक स्टूडेंट्स के जो थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल पढ़ते हैं। तो ये सारी डिस्कशन से जो निचोड़ हमने निकाला है कि आप लोग जो जब आप लेक्चर सुनते हो तो काइंडली इस पर थोड़ा सा तवज्जो दिया करें, बनिस्बत ये कि जो BSc वाली या पुरानी टेक्निक है कि घर जाके नोट्सों से पढ़ लेंगे और फिर हम आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ। इसके अंदर मैंने आपको कहा नहीं कि TM फाइंड आउट करें, जबकि बुक में लिखा था TM फाइंड आउट करना है। मैंने आपसे नेक्स्ट टेम्परेचर पूछ लिए, तो भाई ऑटोमेटिकली पहले TM भी तो फाइंड आउट करना है, बल्कि 1-2 बच्चों ने सिर्फ TM फाइंड आउट किया हुआ, इतना वो पक्का रटा लगा हुआ था कि उन्होंने आगे नौबत ही नहीं आई कि भाई ये भी फाइंड आउट करना जो पूछा गया। बुक में शायद 100 लिखा हुआ था, तो उन्होंने 100 ही लेके चलाया हुआ बस, चूँकि हमें पता है वो 100 है। तो कहानी रटा छोड़ दें, इसका आगे कहीं पर भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल चलें, थोड़ा सा पहले बात को समझें और फिर लिखें। पेपर इतना जो क्वेश्चन है ये इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन एक दफ़ा अगर आप समझ कर लिख लें तो मेरे हाथ से आपके तकरीबन हाफ से ज़्यादा नंबर्स आ जाने थे। लेकिन चूँकि आप लोगों ने अपनी दाल दलिया चलाया जो इसके मुताबिक आप चलते रहते हैं और आपको कहा भी जाता है कि आप ना करें, तो आपके मार्क्स फिर उस हिसाब से आएंगे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फाइनल में ये गलतियाँ नहीं करेंगे। अभी जो आप लोगों ने ज़्यादातर डायरेक्ट चीज़ें लिखी हुई हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन, व्हाट इज़ T, व्हाट इज़ A, इन गलतियों को तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन फ़ाइनल में ये चीज़ें इग्नोर नहीं होगी। और जो मिड के बाद के लेक्चर्स हैं जिस तरह आपके लिए मज़ीद डिटेल में लिखे जाएंगे, होपफुली आप उसको उसी तरह फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।